Hypothesis testing, alpha error, beta error, statistical power. Every researcher reaches this moment. You have collected your data, you have run your analysis, and now SPS is showing you a number, a p-value, and you have to make a decision. But here is the problem most early researchers face. They do not understand why they are making that decision, what happens when they get it wrong, and getting it wrong has a name and a consequence. Today, I am going to change that completely. By the end of this video, you will understand hypothesis testing from the ground up. You will know the two types of error, alpha and beta, what they mean and exactly how to control them in your own research. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tazim Shahbaz, Dean and HOD of Community Medicine and Public Health. Let's begin. But before we talk about errors, you need to understand what you are actually testing. And most researchers get this first step commonly wrong. एवरी स्टडी स्टार्ट विद टू अपोजिंग स्टेटमेंट और उनमें से एक ही ट्रू हो सकती है और वी कैन ओनली टेस्ट वन ऑफ देम डायरेक्टली. लेफ्ट साइड पे देखें तो देयर इज द नल हाइपोथेसिस जिसे हम H0 या H0 भी कहते हैं. दिस इज एक्चुअली द डिफॉल्ट पोजीशन, द अजम्पशन ऑफ नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप. एग्जाम्पल इसकी क्या है कि जैसे कोई नई टीबी ड्रग जो है जिसको हम चेक करें स्टैंडर्ड डॉट ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि टीबी ड्रग हैज नो डिफरेंस इन क्योर रेट हमारी जो नई है. This is what you start with. राइट पे देखें तो दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1. दिस इज व्हाट एक्चुअली यू बिलीव और ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहलाती है. व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि नई जो ड्रग है टीबी ड्रग है ये शोज अ सिग्निफिकेंटली हायर क्योर रेट एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे बहुत सारे एक्सपीरियंस रिसर्चर्स भी ट्रिप अप कर जाते हैं. वो ये है कि यू नेवर डायरेक्टली टेस्ट H1 अल्टरनेटिव. आपकी जो हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको आप कभी भी डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते हैं, आप टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस के. अगर आपके पास करेक्ट हो जाती है एविडेंस इसके अगेंस्ट तो देन आप रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को और आपकी H1 जो हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट मिल जाती है. अगर आपके पास एविडेंस इनसफिशिएंट होती है तो यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. दिस इज नॉट अ स्मॉल डिस्टिंक्शन. आपकी जो इंटायर कंक्लूजन होती है वो इसी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करती है. Now you set both hypotheses. You run your test, you get a result, and then you make a decision. And this is where something can go wrong. Your decision is never perfectly certain. ये चार पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, दो उनमें से करेक्ट हैं एंड जो दो हैं वो एरर्स हैं और दोनों जो एरर्स हैं बोथ हैव अ नेम. Look at this table carefully. This is the most important visual in the entire video. अक्रॉस द टॉप देखें तो ट्रूथ इन रियलिटी है, हम जिसे सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते हैं. H0 जो है इधर एक्चुअली ट्रू है और ये एक्चुअली फॉल्स है. डाउन द साइड जो है आपका डिसीजन है, यू इधर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और यू फेल टू रिजेक्ट इट. 4 सेल है, 4 आउटकम है. सबसे जो सेल टॉप लेफ्ट है आप रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस के जबकि वो एक्चुअली ट्रू थी. आपने एक जो है फॉल्स क्लेम जो है मेक किया है. दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर और ये टाइप 1 एरर जो है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है. सेल टॉप राइट पे जो है वो है कि आपने रिजेक्ट की नल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स थी. ये आपने करेक्टली डिटेक्ट कर लिया है एक रियल इफेक्ट को. दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ योर टेस्ट और योर स्टडी 1 माइनस बीटा. हर रिसर्चर चाहता है कि ये वाला हमारा जो है रिजल्ट आए. सेल बॉटम लेफ्ट ये है कि यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस जबकि वो ट्रू थी. नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, करेक्ट डिसीजन. ट्रू नेगेटिव ऑल्सो कॉल्ड 1 माइनस अल्फा. ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है. अब अगला आता है सेल 4 बॉटम राइट पे. यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस लेकिन नल हाइपोथेसिस वाज एक्चुअली फॉल्स. अब आपने मिस कर दिया है एक रियल फैक्ट. दिस इज अ टाइप 2 एरर, द बीटा एरर. ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देती है. 2 correct outcomes, 2 errors, 2 names. Let's start with the one that is researchers' embarrassment and understand exactly when it happens. Let's discuss the type 1 error. उसको हमने डिफाइन किया था कि you reject null hypothesis when null hypothesis is actually true. 3 कॉलम से स्लाइड पे देखें. पहले का ये है कि प्लेन लैंग्वेज में अगर कहें तो you claim that it drug work जबकि रियलिटी में ये काम नहीं करती है और you were fooled by the random variation in your data into making a false claim. आपके टेस्ट में उसे फ्लैग किया कि सिग्निफिकेंस है बट इट वाज अ मिस्टेक. अल्फा लेवल जो होता है ये थ्रेशोल्ड होती है जो कि सेट करते हैं हम बिफोर द स्टडी. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इक्वल होती है 0.05 के. इट मीन्स कि हम विलिंग है 5% चांस ऑफ मेकिंग दिस एरर को एक्सेप्ट करने के लिए. फॉर ड्रग सेफ्टी ट्रायल जहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हम पेशेंट को हार्म कर सकते हैं तो रिसर्चर यूज करते हैं अल्फा का लेवल कुछ बिट लो 0.01 भी होता है और इवन 0.001 भी.
अब एक ट्रायल की एग्जांपल जो है पाकिस्तान की दें कि आपने हेपेटाइटिस सी की एक ड्रग को, स्टैंडर्ड जो ड्रग है जो दे रहे हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, उसके अगेंस्ट चेक किया तो योर एनालिसिस जो है वो गिव्स P इक्वल टू 0.04। ये कंक्लूड करती है कि नई ड्रग काम कर रही है, बट इन एक्चुअलिटी वो काम नहीं कर रही है। दैट इज अ टाइप 1 एरर। ये हुआ क्या है कि आपने जो सैंपल की वेरिएशन थी उससे को देख के आपने एक चांस बाय चांस जो फैक्ट था उसको रिपोर्ट कर दिया है। ये एक एरर कहलाती है रिसर्चर की एम्बैरसमेंट। क्यों? क्योंकि ये इट लीड्स टू फॉल्स क्लेम जो कि आपने पब्लिश भी करा दिया होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन a treatment actually works but your study completely misses it? This is called the beta error and it happens more often than you think. बीटा एरर जो कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देती है, इसकी अगर हम डिफाइन करें तो हम यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस जबकि वो एक्चुअली फॉल्स थी। आपने कंक्लूड किया कि एक्चुअली देयर इज नो इफेक्ट जबकि इफेक्ट था। तो ड्रग जो है वो काम कर रही थी और इंटरवेंशन कैन रिड्यूस द मोर्टेलिटी, लेकिन आपकी स्टडी ने कहा कि उसे डिटेक्ट नहीं किया और कहा कि ये नहीं कर रही है। अगर ऑन द लेफ्ट साइड आप देखें तो दिस इज द बीटा एरर। कन्वेंशनल टॉलरेंस ऑफ बीटा इज 0.20। हम एक्सेप्ट करते हैं कि 20% जो चांस है मिसिंग आ रियल इफेक्ट एज अ स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट। पाकिस्तान की एग्जांपल दें कि एक न्यू डेंगी जो वैक्सीन है वो जेनुअली रिड्यूस कर रही थी इन्फेक्शन रेट, लेकिन एक स्मॉल अंडर पावर स्टडी लाहौर में हुई जिसने फाइंड आउट किया कि P इज इक्वल टू 0.12 और कंक्लूड किया कि वैक्सीन कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही और ये कुछ अफेक्ट नहीं रखती है। दैट इज अ टाइप 2 एरर, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, पॉसिबली अ मिस्ड ट्रीटमेंट। राइट साइड पे अगर आप देखें तो दिस इज द स्टैटिस्टिकल पावर जो कि इक्वल है 1 माइनस बीटा के। पावर क्या है? इज द प्रोबेबिलिटी है कि आपकी स्टडी करेक्टली डिटेक्ट करेगी एक रियल इफेक्ट को जब वो वहाँ पे हो, और इसका टारगेट होता है 80%। 80% का मतलब है कि आपकी स्टडी जो है 80% चांसेस हैं कि ट्रू डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेगी। पावर इंक्रीज करती है व्हेन यू इंक्रीज योर सैंपल साइज, और ये और भी बहुत सारे फैक्टर से इंक्रीज करती है। यही वजह है कि हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं बिफोर द डाटा कलेक्शन, नॉट आफ्टर। अब होता क्या है कि जब आप ये सारा कुछ करने के बाद आपका ये सब पी वैल्यू से कैसे कनेक्ट करता है? द पी वैल्यू इज द नंबर दैट ड्राइव्स योर रिजेक्शन डिसीजन एक्चुअली। जो ज़्यादातर रिसर्चर हैं इसे मिसरीड करते हैं इन 3 वेरी स्पेसिफिक वे। लेट मी शो यू ऑल 3. Okay, let's discuss the p-value. Read this definition precisely. The p-value is the probability of obtaining your result or a more extreme one if that's not what true. It's not the probability कि आपकी hypothesis correct है और ना ही chance है कि you are right. Not the decision rule जो कि simple और non-negotiable है। अगर आपकी p-value less than 0.05 है तो you can reject null hypothesis. Your result is statistically significant है। लेकिन by doing so you accept the risk of type 1 error जो कि equal है अल्फा के। अगर p वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है तो यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड बाय डूइंग सो यू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर जो कि बीटा के इक्वल है। नाउ 3 थिंग्स द p वैल्यू डज नॉट मीन, राइट दिस डाउन। वन ये है कि p वैल्यू इक्वल टू 0.05 डज नॉट मीन कि आप 95% आपके पास चांसेस हैं कि आप करेक्ट हैं। दीज आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट। नंबर 2, एक नॉन सिग्निफिकेंट p वैल्यू डज नॉट प्रूव कि h नॉट इज ट्रू। इट ओनली मीन्स कि आपका डाटा जो है आपको इनफ एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा टू रिजेक्ट इट। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। नंबर 3 है कि p वैल्यू डज नॉट मेयर द साइज ऑफ एन इफेक्ट। A tiny clinical meaningless difference can be statistically significant with a large enough sample. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो होती है दैट इज क्वाइट डिफरेंट और उसके लिए हमें सेपरेट जजमेंट चाहिए होती है। अल्फा और बीटा जो है डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे ट्रेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर एंड दिस इज वेयर सैंपल साइज जो कैलकुलेशन बिकम्स क्रिटिकल। Here is the trade-off that every thesis examiner and grant reviewer expect you to understand, and the one calculation that controls both errors simultaneously will be discussed in the next slide. The key principle, print this on your wall. जब हम रिड्यूस करते हैं अल्फा को तो ये आपकी सिग्निफिकेंस थ्रेशोल्ड को स्ट्रिक्टर कर देता है, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज कर देता है बीटा को, और ये इंक्रीज कर देता है आपको आपके चांस ऑफ मिसिंग अ रियल इफेक्ट अनलेस कि आप इसको कंट्रोल ना करें बाय इंक्रीजिंग योर सैंपल साइज। 3 सिनेरियो देखते हैं। स्टैंडर्ड जो रिसर्च हो रही होती है जिसमें अल्फा होता है 0.05, बीटा 0.20 होता है और पावर होती है 80%। ये एक्सेप्ट करते हैं सारे MBBS और MPH की स्टडी के लिए और इसमें बैलेंस रिस्क है जो कि मोस्ट जनरल एक्सेप्ट करते हैं।
ड्रग सेफ्टी ट्रायल को अगर देखें तो उसमें अगर हम टाइटन करते हैं अल्फा को 0.05 से 0.01 पे ले आते हैं, क्योंकि जो फॉल्स पॉजिटिव जो है कैन लीड टू डेंजरस ट्रीटमेंट, और अब बीटा जो है वो भी राइज कर जाएगा और पावर ड्रॉप हो जाएगी स्टडी के, तो यू विल मिस मोर रियल इफेक्ट अनलेस आप इंक्रीज करें सैंपल साइज। मोर पार्टिसिपेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट 80% पावर टारगेट। रियल सोल्यूशन इसका क्या है कि हम सैंपल साइज बढ़ा दें ताकि ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो है आपकी स्टडी की पावर को हाई करें और दोनों अल्फा और बीटा एरर जो है इसे साइमल्टेनियसली कंट्रोल होती हैं। दिस इज वाई सैंपल साइज जो हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज द स्टेप 1 इन स्टडी डिज़ाइन, इसको बाद में नहीं करते हैं। और सैंपल साइज जो फॉर्मूला है अगर वो देखा जाए तो देयर आर 4 थिंग जो जिसे हम चूज करते हैं। पहली क्या चीज़ है कि आप अल्फा लेवल चूज करते हैं, आप अपनी डिजायर पावर करते हैं, और देन द एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज एंड द एस्टिमेटेड वेरिएबिलिटी इन योर डाटा। ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमने डिसाइड करनी होती हैं बिफोर कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आप कैलकुलेट करते हैं अपना सैंपल साइज आफ्टर द डाटा कलेक्शन तो दिस इज रॉन्ग। एथिकल कमेटी और जर्नल इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। द कंप्लीट समरी इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एवरीथिंग यू नीड फॉर योर एग्जाम, योर वाइवा एंड योर थीसिस। 7 पॉइंट्स हैं जो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। लेट्स क्लोज दिस आउट विद एवरीथिंग इन वन प्लेस। Now the 7-point summary, these are exam ready, viva ready and thesis ready. 1, H0 or H0 is the null, no effect, H1 is the alternative effect exists, you always test H0. 2, type 1 error है, alpha, reject, 2, null hypothesis, false positive देती है result और standard alpha जो equal होती है 0.05 की है। 3, type 2 error जिसे बीटा कहते हैं, ये real effect को मिस करती है, false negative result देती है, standard beta equal to 0.20। 4, पावर इक्वल टू 1 माइनस बीटा, टारगेट जो होता है 80% या अबव होता है, और प्राइमरली हम इसको अचीव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। 5, p लेस देन अल्फा, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजल्ट इज सिग्निफिकेंस, अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है तो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। 6, रिड्यूसिंग अल्फा इंक्रीजेस बीटा, only way to control both simultaneously is to increase your sample size। 7 है कि p वैल्यू इज नॉट द प्रोबेबिलिटी कि आपकी h0 जो है या ट्रू है। नेवर से योर रिजल्ट प्रूव्स एनीथिंग, से द डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट और इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। Now you have a complete exam ready foundation in hypothesis testing. If this video helps you, give it a thumbs up right now and drop your comment below. Tell me what hypothesis are you working in your current research. I personally read every single comment. The next video in the series is chi-square or t-test, choosing the right statistical test for your specific data. I am Professor Dr. Tazim Shahbaz and this is Research Map. I will see you in the next video. Allah Hafiz.